हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 11th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, 12th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, जेई केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आपका नीट केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ठीक है, मतलब हम ओवरऑल पूरे का पूरा केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, चाहे वो 11th 12th का हो या फिर कॉम्पिटिटिव पेपर्स का हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, यानी कि क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। रिएक्शंस वगैरह होती है, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट लिया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी की स्टडी की जाती है किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब कोई जो केमिकल रिएक्शन है वो किस रेट से हो रहा, मतलब प्रोसीड हो रहा, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई हम कंप्लीटली कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन अपने आप में एक समझ लो यूनिवर्स ही है। ठीक है, मतलब कार्बन बहुत सारे नंबर्स में कंपाउंड बनाता है। अब क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बनाया कैसे जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब की कंप्लीट स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटी की स्टडी की जाती है। देखो, इसमें क्वांटिटी की स्टडी की जाती है और इसमें क्वालिटी की स्टडी की जाती है। क्लियर? किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बात होती है, सबसे पहले वो स्टार्टिंग होती है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बात आती है आपकी, वो आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लियर? अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको ना मतलब इसको हम जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। जनरल केमिस्ट्री में आपका आता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है। ठीक है, ये सारे के सारे जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि ये फिजिकल में भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, इसलिए इसको जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर? तो अभी हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री में लिख के चल रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है। अब गैसियस स्टेट में मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो इसके आगे आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। मोल कॉन्सेप्ट आ गया आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया आपका, गैसियस स्टेट आ गया आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया आपका, और आयोनिक इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, अब चाहो तो आप थर्मोडायनेमिक्स को गैसियस स्टेट में भी डाल सकते हो, बट चैप्टर अलग से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे इसमें एक और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। फिर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बाद में जो आपकी बारी आती है, सॉल्यूशन की बारी आती है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बारी आती है। फिर उसके बाद में हम जो बात करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। एंड देन आपकी जो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और लास्ट वन जो आपका इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा क्या, सरफेस केमिस्ट्री। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है।
फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी कि पूरे का पूरा मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है क्या, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल्स, है ना। अब होता क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम जब बात करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि एटम बनता कैसे, एटम के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। बॉन्ड मतलब एक एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सिंपल सा पूरा। गैसियस स्टेट नाम से ही पता चल रहा, मैटर मालूम है हमको 5 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आपका प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंस्ड मैटर, ठीक। आपका हालांकि प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक, इन 3 के बारे में, ठीक है। तो हम आपका गैसियस स्टेट भी आपका हो गया और आपका यहाँ पे सॉलिड स्टेट भी हो गया, क्लियर। स्टेट ऑफ मैटर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो अब उसमें होता क्या है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट दे रहा होता है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है, ये हम इसमें बात करेंगे। फिर आयनिक रिएक्शंस जो होता है तो उसमें भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शंस भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शंस भी होती है, तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में वहीं हम सिस्टम्स, सराउंडिंग्स, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, फिर हीट इंजन, है ना, फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह, इन सब के बारे में बात करते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। हीट का फ्लो कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर थर्मोकेमिस्ट्री में, अब थर्मोकेमिस्ट्री में क्या आता है, हम इंथैल्पीज के बारे में बात करें, जैसे कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होता है, डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होता है ना, इन सब के बारे में हम कहाँ बात करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सॉलिड की स्टडी करनी है हमने, और इसमें भी बेसिकली आपके लेवल तक, यानी जेईई या नीट के लेवल तक आपको सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, बाकी एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करोगे आप हायर स्टडीज में, यानी आगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला आता है वो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी भी 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद में क्या होता है, एक मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर 2 पॉसिबिलिटी होती है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस की, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा और सॉल्यूशन होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि वो अलग से एक मिक्सचर है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बीच में एक और स्टेट आता है, उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा अगला आता है वो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली स्टडी किस चीज़ की करते हैं, तो कोई केमिकल रिएक्शंस किस रेट से हो रहा, कितना फास्ट हो रहा, कितना स्लो हो रहा, कितने टाइम में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं कहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो हम बात करते हैं, मतलब कि नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, इन सब के बारे में, है ना, कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितने देर तक पास करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है ना, इन सब के बारे में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री में साफ पता चल रहा सरफेस का फिनोमेना, यानी कि कोई सरफेस होता है तो सरफेस के कोई किसी भी सब्सटेंस का सरफेस, बेसिकली अगर हम बात करें सॉलिड सरफेस के बारे में तो उसके सरफेस पे कौन कौन सी फिनोमेना होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, क्लियर। तो ये है आपका कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। अब इसमें भी देखो है क्या, बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट 11th क्लास का टॉपिक है, आपका 11th क्लास का टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास का टॉपिक है, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास का टॉपिक है। यानी कि आपको दिख रहा है स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टार्टिंग के जो 7 टॉपिक है वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अगर आप स्कूल बेसिस पे बात कर रहे हैं अगर, तो ठीक है, स्कूल सिलेबस की अगर बात करो तो। नेक्स्ट जो है आपका सॉलिड स्टेट वो 12th क्लास में पढ़ना है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 12th में पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ना है और सरफेस केमिस्ट्री आपको 12th में पढ़ना है, यानी कि लास्ट के जो 5 चैप्टर है वो आपको 12th में पढ़ना है, क्लियर। ये आपका 11th और 12th के बेसिस पे हो गया। बाकी ये कंप्लीट जो है जेईई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है। अब देखो, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ये 2 ये समझ लो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर
इनऑर्गेनिक के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये समझ लो कि उसका बैकबोन है। केमिस्ट्री में जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और केमिकल बॉन्डिंग है, ये 3 चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ रहे हो, मतलब वो फंडामेंटल्स है। अगर ये 3 चैप्टर्स अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है तो आपको ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो जब हम बात करेंगे बारी बारी से इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, 4 चीज़ें पढ़नी है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन के बाद जो आप पढ़ते हो, आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हो। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये आपको पढ़ना है हैलाइड्स, मतलब अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे जब हम बात करते हैं तो ये हम पढ़ते हैं अल्कोहल। देखो ये अलग अलग चैप्टर से मैं कॉमा करके लिख रहा, ठीक है। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। नेक्स्ट जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो आप, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और आगे बात करते हो आप एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स की बात होती है, एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स में हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं, एसिड एमाइड के बारे में बात करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं, फिर आपका एसिड हैलाइड के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको क्या पढ़ना होता है, एमीन्स के बारे में बात करना होता है, फिर आपको बात करना होता है साइनाइड नाइट्राइल्स के बारे में, आइसोनाइट्राइल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन है तो उसको मैंने अगला वाला नाम दिया हुआ है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें हमने बोला था मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल बॉन्डिंग है, वो जनरल केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो वो आपको पढ़नी है नोमेनक्लेचर, फिर आपको बात करना होता है आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट आपका आता है चलो मैं मतलब जीओसी में ही, मतलब इसका जो पार्ट है मैं इसको भी जीओसी ही लिख देता हूँ, जीओसी। अब जिसको ये 3 टॉपिक आता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के आप जो ये देख रहे हो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में, तो अगर आपको ये तीनों आता है तो अब ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, 5 चीज़ें पढ़नी होती है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब कोई भी चैप्टर पढ़ो, इस 5 के अलावा छठा नहीं आता है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और इन 5 के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब जीओसी में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई इंटरमीडिएट क्या होता है। अब अगर आपको पता है इंटरमीडिएट क्या होता है तो आप रिएक्शंस कराने में कहीं गलती नहीं करोगे। आप कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना, किसका रेट फास्ट होगा, किसका स्लो होगा, वो सब के सब हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आप इन सबको ना पढ़ो, बस ये पढ़ो, ये अपने आप आ जाएगा आपको। ये 3 चीज़ें आपको हर हाल में आनी चाहिए, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सेक्शन जो है आपका, इसमें हम बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेसिकली मैंने बोला था कि आपको इसको जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। बुक किसी बुक वगैरह में हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हो है, तो कंफ्यूज मत होना आप।
इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर हमें बात करनी है पीरियोडिक टेबल के बाद में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे आगे बात करते हैं, अब पीरियोडिक टेबल में अब जैसे एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करते हैं, एक आगे आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कंपाउंड भी बोल सकते हो आप, या सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हो। फिर आपका आता है मेटालर्जी, मेटालर्जी, क्लियर। अब देखो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक, ये कंप्लीटली आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक ये कहाँ पढ़ना है आपको? 11th क्लास में पढ़ना है। पी ब्लॉक का कुछ पार्ट यानी ग्रुप 1 to 13, 14 और अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 15th भी 11th क्लास में आ चुका है, तो बाकी 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप आप कहाँ पढ़ोगे? 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। डी ब्लॉक आपको कम्प्लीटली 12th में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको कम्प्लीटली 12th में पढ़ना है, मेटालर्जी आपको कम्प्लीटली 12th क्लास में पढ़ना है। देखो इसमें एक और चैप्टर आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो ये कोई अलग से नहीं है, ये भी एस ब्लॉक का ही मेंबर है, क्लियर। अब इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, खास करके आईआईटी और नीट के लिए, वो आपको आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो आपको आना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आपको बाकी जैसे जैसे बाकी अब 12th क्लास तो पता ही है सबको कि इसका वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू 11, हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको आना चाहिए जीओसी, ये पूरा, इसमें आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये यानी कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग 2 हो गया आपका, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी 2, 3, 5 हो गए आपके, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर 7। अगर ये 7 चैप्टर आपने बिल्कुल कमांड कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको केमिस्ट्री के बाकी के बचे हुए चैप्टर्स में कोई दिक्कत होने वाली है, क्लियर। चलो तो अभी हमने बात किया केमिस्ट्री 11, 12 जेईई और नीट के सिलेबस के बारे में, ठीक। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कोई भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स दो या फिर स्कूल का पेपर दो आप, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। बाकी कुछ चैप्टर्स जैसे रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे, है ना, तो हमने लिखा नहीं है, वो सब इसी में कहीं किसी का एक सब पार्ट होता है, क्लियर। चलो तो बाकी आई होप कि अच्छे से मतलब आपको थोड़ा समझ में आया हो। बाकी ये तो हमने जस्ट अभी सिलेबस के बारे में बात किया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से चैप्टर्स के बारे में आपको कंप्लीट हर एक चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्लियर। आई होप कि अभी कोविड का वो चल रहा है, तो पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हमने भी अब स्टार्ट कर दिया है। वीडियो को आप बाकी लाइक कीजिएगा, ताकि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा समझ रहे ना मतलब क्या बोलना चाह रहा है। चलो ठीक है, हाँ, प्रोत्साहन मतलब है, अच्छा लगेगा हमें भी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, है ना, नहीं तो नहीं अच्छा लगता है मत कीजिएगा, क्लियर, डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।